देता होगा। तो इस पे भी हम आते हैं, रिपोर्ट कौन देता होगा उस पर भी चर्चा आप तो करेंगे ही। और मैंने आपको बताया था कि कुल मिला के 3 समितियां हैं। एक को हम लोग कहते हैं लोकसभा समिति, एक को प्राक्कलन समिति, मितव्ययी समिति, अनुमान समिति, कई नाम से जाना जाता है, और एक हम लोग कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम की समिति। अभी बात करते हैं बेटा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक विजन क्लियर करिए तो ये ज्यादा क्लियर होगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है ना बेटा, कि भारत में कौन शासन करेगा? संसद का शासन होगा, है ना। अब संसद क्या करती है कि जिसका बहुमत होता है, आराम से भाई, भूकंप बहुत आ रहा है। और एक बार बताओ बड़ी मजेदार बात कि एक टीचर के रूप में कहते हैं ना मोक्ष मिलता है, तो मुझे मोक्ष मिला, मैं भूकंप पढ़ा रहा था और आ गया भूकंप। अरे भाई जो आया था ना कुछ साल पहले, तो दुर्भाग्य से मैं भूकंप ही पढ़ा रहा था और पी और एस तरंग ही पढ़ा रहा था, और ऐसे ही मैं खड़ा था तो कुछ हल्का सा वाइब्रेशन महसूस हुआ। तो जब भूकंप पढ़ा रहे हैं तो भूकंप आ जाएगा तो ध्यान थोड़ी रहता है, और आ गया। पीछे के हमारे मित्र गायब हो गए। अब तो इतने नालायक बच्चे मुझे समझ में आया कि एक नहीं बोला कि सर आप ही भागिए। मैं तो यही फंस गया भाई, लेकिन अगला जो शॉट आया तो मैं भी भाग गया, तो मुझे लगा कहीं वैसा तो नहीं है बेटा। चलो कोई बात नहीं। तो संसदीय शासन प्रणाली है ना बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो। शासन किसका है देश पे? संसद का है, सैद्धांतिक रूप से। क्लियर है? संसद से ही सरकारों का गठन होता है। यानी मैंने कहा था ना कि जो हमारी कार्यपालिका है वो 2 हिस्सों में है ना बेटा। एक को हम लोग कहते हैं राजनैतिक कार्यपालिका, एक को अराजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। याद आ रहा है? तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है बेटा? अस्थायी होती है। बोल रहे हैं सब। राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है वो अस्थायी होती है, और राजनीतिक कार्यपालिका के नीचे जो कार्यपालिका कार्य करती है वो अस्थायी कार्यपालिका होती है, उसे अराजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। तो राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है वो कहां से निकलती है? संसद। राजनीतिक कार्यपालिका कहां से आती है? संसद से आती है। तो इसी का कोई हिस्सा क्या बन जाएगा? राजनैतिक क्या बेटा? कार्यपालिका। अब ये क्या हो गए? 2 चीज हो गए, ये लोग कार्यपालिका भी हो गए और ये लोग विधायिका भी। अरे रीजनिंग तो पढ़े ही हो ना, तो अगर ये कार्यपालिका है तो ये विधायिका में भी है, ये दोनों हो गए। हमारे मंत्री विधायिका के भी अंग है, कार्यपालिका के भी अंग है। क्लियर है? बाकी लोग खाली विधायिका के अंग है। आवाज नहीं जा रही? अरे तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, साउंड चेक करके बताओ बेटा, समझ में आ रही बात बेटा? तो इधर वाले जो इलाके के लोग हैं वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ विधायिका है, और ये क्या है? अब एक बात बताइए, समझने की कोशिश करिए, क्या संसद में विशेषज्ञ लोगों का निकाय है? माने संसद में जो माननीय चुन के जा रहे हैं वो लोग विशेषज्ञ हैं? जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। जी बेटा, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम जिसको मन करे उसको चुन लें, और किसको किसको चुन के भेजते हैं नजर दौड़ा लो, है ना। तो जाहिर सी बात है संसद में विशेषज्ञ लोग तो होते नहीं। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दीजिए, वो विशेषज्ञों के निकाय तो है नहीं, वो जनता की पसंद के लोग हैं। अब एक चीज बताओ कि आप ये उम्मीद कर सकते हो कि ये लोग विशेषज्ञता का कार्य कर पाएंगे? ये संभव है? संभव ही नहीं है। और ये लोग भी इसी में से आए हैं, तो ये भी विशेषज्ञ नहीं होंगे। लेकिन मंत्री जी हैं तो इनको विशेषज्ञता तो मिल जाती है। कैसे इनको विशेषज्ञता मिल जाती है? ऐसे
कि इनको एक सचिव मिल जाता है, पूरा तामझाम मिल जाता है, पूरा स्टाफ मिल जाता है, एक सचिवालय मिल जाता है, तो इनके पास तो विशेषज्ञता हो जाती है। जो सचिवालय है बेटा वो मंत्री को सहयोग करता है, असिस्ट करता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो मंत्री लोग जो होते हैं बेटा, इनको विशेषज्ञता दो प्रकार से मिल जाती है। एक विशेषज्ञता तो मिल जाती है कैसे बेटा? सचिवालय। सचिवालय किसके अधीनता में काम करता है? मंत्री के। तो सचिव में अरे बहुत ढेर सारे सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, विशेषज्ञ लोग होते हैं, वो मंत्री को समय समय पर राय दे देते हैं। और एक दूसरा भी तरीका है बेटा, जिसको लोग कहते हैं मंत्रिमंडल समितियां। क्या कहते हैं बेटा? कैबिनेट कमेटी। तो कैबिनेट जो कमेटी होती है वो भी विशेषज्ञता उपलब्ध करा देती है। मारे तो जाते हैं ये बेचारे, इनको कहां से विशेषज्ञता मिलेगी? इनके लिए तो कोई सिस्टम नहीं है कि है आपकी नजर में। मंत्रियों के लिए तो है बेटा, सचिवालय है। मंत्रियों के लिए कैबिनेट समितियां बना दी जाती जरूरत पड़ने पे, तो उनको तो विशेषज्ञता मिल जाती है। लेकिन जो संसद के हमारे सामान्य सदस्य हैं, जो मंत्री नहीं है या विपक्षी कह लो, उनको कहां से विशेषज्ञता मिलेगी? वो कैसे जाने किसी चीज को कि क्या सही है क्या गलत है? इसलिए संसदीय समितियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बेटा? संसदीय समितियां बनाई जाती है। तो संसदीय समितियों के माध्यम से संसद विशेषज्ञता पा लेती है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? संसद से ही मंत्री लोग बनते हैं। मंत्री लोगों को विशेषज्ञता तो मिल जाती है भैया, तामझाम ऑफिस कार्यालय सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जो सामान्य सदस्य हैं या विपक्ष के लोग हैं, उनको भी तो विशेषज्ञता चाहिए। वो भी तो जाने क्या सही है क्या गलत है। अपने से तो संभावना कम ही है ना? तो कैसे वो जाने? उसके लिए संसदीय समितियां बनाई जाती हैं। संसद अपने विशेष समिति बनाती है। तो आप कहेंगे अपने ही बीच से बनाते होंगे तो क्या विशेषज्ञ हो जाते हैं? फिर बता रहे अंतर क्या है। जब समितियां बनाई जाती है बेटा, तो समितियां अपने सामने किसी को बुला सकती हैं, जिसको लोग कहते हैं समन कर सकती हैं। समन नाम सुने हो? एक तो समन होता है, एक तो वारंट होता है। तो समन वारंट से थोड़ा माइल्ड होता है, बुलावा पत्र, और आना ही होगा। जब समन कर दिया जाएगा देन यू हैव टू कम। बस मंत्रियों को नहीं बुलाया जा सकता। तो समितियां क्या करती हैं, संसदीय समितियां, कि किसी भी एक्सपर्ट को अपने आगे बुलाती हैं, क्लियर है, और उस एक्सपर्ट से राय लेती हैं कि भाई हम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं, तुम ही बताओ। ऐसे विशेषज्ञों से राय लेके वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, और वो रिपोर्ट ले जाके कहां प्रस्तुत कर देते हैं? सदन में। अब सदन भी हो गई ना विशेषज्ञ, क्योंकि किसकी राय मिल गई सदन को? विशेषज्ञों की राय मिल गई। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि सदन में किसी विशेषज्ञ को नहीं बुलाया जा सकता। किसी भी विशेषज्ञ को नहीं बुलाया जा सकता। मैंने एक दिन आपको बताया था कि सदन में माननीय ही प्रवेश करेंगे, बाकी कोई प्रवेश नहीं करेगा। बस एक आदमी प्रवेश कर सकता है, महान्यायवादी। इसके अलावा किसी की हैसियत नहीं है कि उसमें जाए या उसको बुलाया जा सके। तो विशेषज्ञ को आने नहीं दोगे, विशेषज्ञ से राय लोगे नहीं, और अपने खुद ही बहुत बड़े विशेषज्ञ हो, तो कहां से विशेषज्ञता आएगी भाई? बोल नहीं रहा बेटा। इसलिए संसदीय समितियों का प्रावधान बनाया जाता है कि संसदीय समितियां संसद के बाहर बैठक करती हैं, विशेषज्ञों को बुलाती हैं, उनसे राय लेती हैं। कहीं भी बैठक कर सकती हैं। लोकसभा की बैठक कहीं भी नहीं ना होगी, समितियों की बैठक कहीं भी होगी, और किसी भी विशेषज्ञ को अपने सामने बुलाएंगे। और इससे धीरे धीरे क्या होता है बेटा, कि वो सारा रिपोर्ट बना के और फिर ले जाके सदन में रख देते हैं, और सदन उस रिपोर्ट को पढ़ के समझ जाती है कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। क्लियर है? तो संसद की जो समितियां होती है ना बेटा, वो दो प्रकार की होती है। एक हम लोग कहते हैं अस्थायी समिति, और एक को कहते हैं अस्थायी समितियां, एडहॉक कमेटी अंग्रेजी में। अस्थायी समितियां कौन? जो हमेशा रहती हैं, हमेशा बनाई जाती हैं। और तदर्थ या एडहॉक कमेटी या अस्थायी कमेटी कौन? जरूरत के हिसाब से। जैसे अभी देख रहे हो कि हमारे यहाँ कुछ शोर शराबा मच रहा था बीच में, अभी भी मच ही रहा है,
और वो शोर शराबा था, वो एक उद्योगपति का कुछ मामला है, मैं देख रहा हूँ उतार चढ़ाव बड़ा, हम नहीं, नाम नहीं लेंगे, आप लोग नाम लो, है ना, उतार चढ़ाव हो रहा है। तो बार बार क्या मांग हो रही है सदन में? जांच। कैसे? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई है, संयुक्त संसदीय समिति बनाई है, और यह संयुक्त संसदीय समिति जांच करेगी कि मामला क्या है। और हमारे नेता लोग एक शब्द बहुत धड़ल्ले से बोलते हैं कि जेपीसी बनाई है ताकि दूध का दूध, हाँ ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब मुझे लगता है सब पानी ही हो गया कि सब दूध हो गया, पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये है कि सरकार एकदम अड़ी है कि हम भाई संसदीय समिति नहीं बनाएंगे। क्लियर है बेटा? तो संसदीय समितियों के माध्यम से संसद विशेषज्ञता धारण कर लेती है। पहले इसको लिख लो बेटा, फिर हम लोग तीनों समितियों की चर्चा करेंगे। लिखे संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में सरकार, संसदीय शासन प्रणाली में सरकार, सरकार मतलब राजनैतिक कार्यपालिका, ब्रैकेट में लिखिए। यहां सरकार से अभिप्राय हमारा राजनीतिक कार्यपालिका से। क्लियर है बेटा? तथा संसद विशेषज्ञों की निकाय नहीं होती। विशेषज्ञों की निकाय, निकाय माने बॉडी, नहीं होती, जबकि इन्हें विशेषज्ञों का कार्य करना होता है। जबकि इन्हें कैसा बेटा? विशेषज्ञों का कार्य करना होता है। नहीं करना होता है? अरे भाई कानून बनाना है, विधि बनाना है, ये करना है, वो करना है, कौन करता है? ये संसद करेगी। फिर राजनीतिक कार्यपालिका है, जो मंत्री लोग हैं वो करेंगे। तो आखिरकार जब ये विशेषज्ञ नहीं है तो आखिर ये विशेषज्ञता काम कर कैसे लेते? थोड़ा सा अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे हमारे मंत्री लोग हैं, तो अभी कोई रक्षा मंत्री बन जाएगा, कोई गृह मंत्री बन जाएगा, कोई वित्त मंत्री बन जाएगा, फिर मालूम चला कि 6 महीने के बाद रक्षा मंत्री बन गए गृह मंत्री बन गए वित्त मंत्री, ढिमाका मंत्री। तो आपको क्या लगता है कि एक व्यक्ति इतनी चीजों का विशेषज्ञ होता है? अब नाम हम क्या लिया जाए किसी का, लेकिन आप देख लो पिछली सरकार में कौन मंत्री था, इस सरकार में वो कौन मंत्री है। तो इसका क्या मतलब है कि वो लोग विशेषज्ञ हैं कि रक्षा का भी काम बड़े शान से देख सकते हैं और वित्त का काम भी बड़े शान से देख सकते हैं। बजट पढ़ते पढ़ते हम लोग का हलक सूख जाता है और ये लोग बजट बना देते हैं और सदन में प्रस्तुत भी कर देते हैं। तो आखिरकार ये सब हो कैसे पाता है? विशेषज्ञ लोग तो नहीं। अभी किसी को कोई मंत्री बना दो, वो अपना काम कर लेगा। तो आखिर ये विशेषज्ञता कहां से आ जाती है इनके पास? तो मंत्रियों के पास विशेषज्ञता आने का तो तरीका मैंने बताया कि उनका तो अपना एक सचिवालय है, और अगर कहीं कोई झंझट होता है और तो मंत्रिमंडलीय समितियां बना दी जाती है। मंत्रिमंडल यानी मंत्रियों की एक समिति बना दी जाती है, वो जांच पड़ताल कर लेती है। मारे तो ये विचारे जाते हैं इनका क्या होगा, तो इन्हीं के लिए व्यवस्था बनाई गई है क्या बेटा? संसदीय समितियां। तो संसदीय समितियों के माध्यम से सदन विशेषज्ञता धारण कर लेती है, दूध का दूध पानी का पानी कर लेती है। हम राजनीतिक वाली भाषा है ना। बहरहाल अब इसी में से 3 समितियां और हैं। बहुत समितियां बेटा संसद की, जिसपे 3 समितियों का मैंने नाम लिया। तो अब क्लियर हो रहा है ये समितियां क्यों बनाई गई होंगी? ताकि संसद को सत्य बता पाए इसमें मामला क्या है, क्योंकि ये विशेषज्ञों से बातचीत करके अपना रिपोर्ट तैयार करेंगी और वो रिपोर्ट ले जाके सदन में बता देंगी कि भैया मामला ऐसा ऐसा है। क्लियर है? सदन भी जागरूक हो जाए। कोई शक, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़िए। सदन की 3 वित्तीय समितियां, सदन की 3 वित्तीय समितियां तो इसमें कई प्रश्न का उत्तर खुद ब खुद है। वित्त से संबंधित सदन की कितनी समितियां होती हैं?
तीन। कभी बड़ी भी पूछा है, छोटी भी पूछा है, क्या क्या पूछा है। तो वित्त से संबंधित कितनी समितियां हैं बेटा? 3 समितियां होती हैं। और यही 3 समितियां प्रतिवेदन विधि से नियंत्रण स्थापित करती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संसदीय वित्तीय नियंत्रण। लिखें, वित्त से संबंधित कितनी समितियां होती हैं बेटा? 3। नाम लिखो तीनों का। लोक लेखा समिति, अंग्रेजी में क्या बेटा? पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्लियर है? तीनों का नाम लिख लो, फिर बारी बारी से चर्चा करते हैं। दूसरा, प्राक्कलन समिति, ऑब्लिक अनुमान समिति, ऑब्लिक मितव्ययिता समिति। तीनों नाम लिख डालो, अंग्रेजी में एस्टिमेट कमेटी। फिर से बोल दे रहे बेटा, प्राक्कलन समिति, इसी को हम लोग अनुमान समिति भी कहते हैं, और इसी को मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। ये तीनों अलग अलग नहीं है बेटा, ठीक है? इंग्लिश में इनका एक नाम है, क्या बेटा? एस्टिमेट कमेटी। तीसरा, हाँ ये याद हो गया तगड़े से, है ना? चले लिखें, सार्वजनिक उपक्रम की समिति। सार्वजनिक उपक्रम की समिति। क्लियर है बेटा? तो सार्वजनिक उपक्रम कौन? जिधर देखो उधर ही परेशानी है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं इसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम। तो सार्वजनिक उपक्रम किसे कहते हैं? सार्वजनिक माने तो बड़ा क्लियर है, सबका, है ना? तो कोई कल कारखाने, फैक्ट्री वैक्ट्री जो हम सबकी है, कोई है? सभी लोगों की। जी बेटा, सार्वजनिक उपक्रम माने सरकारी। जब सार्वजनिक ना समझ में आए तो वहीं काट के लिख देना सरकारी। तो सार्वजनिक उपक्रम माने सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी कौन? जो सरकार की हो। अरे बड़ी बुराई है बेटा। चलो ठीक है, देखो, सरकार कानून व्यवस्था स्थापना करती ही है, बाकी जो कार्य सरकार का है वो करती ही है। सरकार भी बिजनेस करती है, और विशुद्ध बिजनेस करती है। यानी जब वो ये करती है तो बिजनेस ही करती है। सरकार के बिजनेस का मॉडल 3 है। भाई सरकार बिजनेस करने के लिए नहीं बनाई जाती कि सरकार व्यापार करने के लिए बनाई गई है, लेकिन सरकार व्यापार भी करती है। तो सरकार व्यापार 3 तरीके से करती है। नाम ध्यान से सुनना। पहला है विभागीय उपक्रम, यानी विभागों के माध्यम से व्यापार करती है। रेलवे कंपनी है, क्या है? विभाग है ना। अरे अगर विभाग है तो सारा नहीं, इसका मंत्री होगा, इसमें सचिव होंगे, इसमें डमाका होंगे, सब होंगे ना। लेकिन रेलवे काम क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है भाई। रेलवे का और कोई काम थोड़ा ही है। आ जाओ बैठो बैठो, पैसा दो सवारी, यही तो चल रहा है ना। तो रेलवे विशुद्ध रूप से क्या कार्य करता है? बिजनेस कर रहा है। लेकिन वो बिजनेस किस रूप में कर रहा है? विभाग के रूप में कर रहा है। सारे विभाग बिजनेस के लिए थोड़ी बने हैं। पुलिस विभाग बिजनेस करता है, स्वास्थ्य विभाग बिजनेस कर रहा है, लेकिन रेलवे विभाग बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, कमा रहा है। किसके लिए? सरकार के लिए। रेलवे की जो प्रॉफिट होगी किसके काम आएगी? सरकार के काम आएगी। और प्राइवेट बस की जो कमाई होगी वो किसके काम आएगी? हाँ, वो जो मालिक होगा उसके काम आएगी, वो देश के काम थोड़ा ही आएगी। क्लियर हो रहा है बेटा? तो एक विभागीय उपक्रम, यानी विभाग के माध्यम से भी सरकार व्यापार करती है। 2 विभाग थे व्यापार करने वाले, एक लगभग बंद हो गया, डाक तार विभाग, इसके साथ भी विभाग लगा है। अरे पोस्टल डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो अब कहाँ आजकल कोई लेटर वोटर भेज रहा है? खत्म कहानी। तार वार तो बहुत पहले खत्म हो गया।
और डाक वाक तो अभी खत्म हो गया। पहले थोड़ा एडमिट कार्ड वगैरह आया करता था, अब वो भी डाउनलोड होने लगा। खेल खत्म। तो बेचारे तो खाली बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी कमाई करते थे। अब एक बचा है बेटा, कौन? रेलवे। ये विभागीय उपक्रम है, रेलवे कंपनी नहीं है, रेलवे विभाग है। विभाग के जितने रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सब रेलवे पे लगते हैं। क्लियर है? दूसरा तरीका है कारपोरेशन। दूसरा तरीका क्या है बेटा? कारपोरेशन। कारपोरेशन को हिंदी में कहते हैं निगम। अच्छा, जो रोडवेज पे जाइएगा वहां लिखा मिलेगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, है ना? उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग निगम, जीवन बीमा निगम, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। निगम को अंग्रेजी में कारपोरेशन कहते हैं। ध्यान से सुनना, निगम जो होते हैं विशुद्ध सरकारी होते हैं। अभी जैसे एलआईसी भी सरकारी था, सरकार ने इसका कुछ हिस्सा बेचा है। भी आपने देखा होगा, हैतोबा मची थी कि एलआईसी का कुछ शेयर सरकार ने आम जनता के लिए बेचा, लेकिन आज भी एलआईसी सरकारी ही है। क्लियर है बेटा? तीसरा तरीका है कंपनी। दो तरीके सुन लिया, विभाग, निगम और कंपनी। तो कंपनी को कंपनी ना कह के सार्वजनिक कंपनी कहते हैं, सरकारी कंपनी कह देते हैं। तो कैसे सरकारी बेटा, वो जरा समझ लें। जिसका प्रबंधन, जिसका संचालन भारत सरकार करे, वो कंपनी क्या कहलाएगी बेटा? सरकारी कहलाएगी। सरकारी कंपनी होने की क्या शर्त है? उस कंपनी का कम से कम 51% हिस्सेदारी भारत सरकार की, 100% नहीं, 51% या उससे अधिक। मैंने बोला ना, कम से कम कितना? 51% अगर भागीदारी सरकार के पास है तो कंपनी क्या कहलाएगी बेटा? सरकारी कहलाएगी। क्लियर है? जैसे भेल, गेल, सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये सब क्या है? सरकारी है ना, पूरा सरकारी है। नाना भैया, एनटीपीसी का शेयर बिकता है, आप भी खरीद लो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर बिकता है, आप खरीद लो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर बिकता है, आप, शेयर माने हिस्सेदारी, आप भी पार्टनर बन जाओ और सड़क पे घूम घूम के बताना ये जो बैंक है ना, इसमें हम भी पार्टनर हैं। हाँ भाई, और बैंक को फायदा होगा, आपको भी मिलेगा। अरे गणित में पढ़े हो ना पार्टनरशिप, तो क्या नियम है पार्टनरशिप का? जिस अनुपात में पैसा लगाओगे उसी अनुपात में लाभ मिलेगा। तो आप जितना पैसा लगाए होगे, स्टेट बैंक को जो फायदा होगा उतना पैसा आपको मिलेगा। यही नियम है, मिलता ही है, इसमें कोई शक थोड़ी है। तो तीन तरीका है बेटा, क्या क्या? विभाग, निगम और कंपनी बोल लो, लेकिन सार्वजनिक कंपनी कह देते हैं। तीनों प्रकार से सरकार व्यापार करती है, बाकी जो करती हो तो आप देख ही रहे हो। क्लियर है बेटा? तो ये भी सरकारी है ना बेटा, तो सरकार इसमें भी तो जानना चाहेगी ना कि सब ठीक ठाक चल रहा है ना, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है ना। तो जितनी सार्वजनिक, विभाग में कोई दिक्कत है नहीं, विभाग में तो सीएजी साहब पहुंच जाएंगे डंडा उंडा लेके, विभाग में तो सीएजी के अधीन हो जाएगा। सार्वजनिक उपक्रम की कमिटियां भी सीएजी देखता है, ये भी सरकारी ही है, लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अलग से एक समिति बना दी गई है जिसका नाम है सार्वजनिक उपक्रम की समिति। बस वो ये देखती है कि सरकारी जो कंपनी है ठीक ठाक से काम कर रही है ना, कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, लेखा जोखा इनका सही है ना, बिजनेस वाणिज्य सही ढंग से चल रहा है ना, यही देखते हैं। ये तीन समितियां मैंने बताया, वित्त से संबंधित समितियां हैं। क्लियर है बेटा? ये लिखोगे? देखो, हम लोगों का भी सरोकार है बेटा सार्वजनिक उपक्रम से, तो सार्वजनिक उपक्रम किसे कहते हैं वो जरूर लिख लो, काम आ जाएगा, तभी हम समिति को बता पाएंगे बेटा। लिख ले, नोट बना के लिखो। सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू कहते हैं ना बेटा, सार्वजनिक उपक्रम की समिति। तो किस पे काम करेगी? सार्वजनिक उपक्रम पे काम करेगी। तो सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं वो तो जानो ना, तब ना सार्वजनिक उपक्रम समिति करेगी क्या, आपको पता चलेगा। लिखें, ऐसे सभी उपक्रम
ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कंपनी, जिसमें सरकार की भागीदारी कम से कम 51% हो। जिसमें सरकार की भागीदारी कम से कम कितना बेटा? 51% हो। ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी बेटा? सार्वजनिक कंपनी कहलाएगी, सरकारी कंपनी कहलाएगी। क्लियर है? लिखें। इसके प्रबंधन तथा देख रेख का उत्तरदायित्व, इसके प्रबंधन तथा देख रेख का उत्तरदायित्व सरकार का होता है। ठीक है बेटा? अरे भाई, सार्वजनिक कंपनी क्या होगी वो जानोगे तब ना इस समिति से जांच करवाएंगे। पहले ये तो पता चले होता क्या है। तो सार्वजनिक कंपनी समझ में आई बेटा? सार्वजनिक माने सार्वजनिक नहीं होता, सार्वजनिक माने सरकार होता है। जब कभी कंफ्यूज होइए तो सार्वजनिक माने सरकार कहिए, बात बन जाएगी। तो सरकार की कंपनियां होती हैं। तो सरकार की अगर कंपनी होगी तो सरकार छोड़ेगी थोड़ी, सरकार तो पता लगाएगी कि भाई मेरा पैसा है तो कैसे चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा, हम तो जांचेंगे। क्लियर है? एक एक की बेटा शुरुआत करते हैं। तीनों का नाम लिख लिया ना? पहले की हेडिंग बनाई है लोक लेखा समिति। आज निपटाना है बेटा किसी हालत में लोक लेखा समिति। तो मुझे लगता है हमारे सारे मित्र पढ़े ही होंगे, ऐसा तो है नहीं। थोड़ा मदद करो हमारी, हम भूल गए भाई, तो याद दिलाओ। अरे सही में भूल गए भाई, थोड़ी मदद करो। क्या है ये? नहीं, ये समिति क्या होती है? वेरी गुड। शुरू से ही 22 थे। ये समिति जब बनाई गई थी सड़सठ में। बड़ा आफत है भाई, इसको ठीक ठाक करो नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, है ना? तो थोड़ा सा हम विस्तार से बात कर लेते हैं। अंग्रेजों के जमाने में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था वेल्बी कमेटी, वेल्बी आयोग, 1895 में। तो इसने अपना रिपोर्ट दिया 1900 में। किसने? वेल्बी आयोग ने। और वेल्बी आयोग बनाया गया था इसलिए, ऐसी बात है भाई, स्वतंत्र थोड़ी थे हम लोग, तो ब्रिटिश शासन था। तो बनाई गई थी कि सरकारी जो पैसा है उसका फिजूल खर्ची हो रही है, उसी फिजूल खर्ची को रोकने के लिए बनाया गया। कौन बेटा? वेल्बी आयोग। कब बनाया गया? 1895 में। इसने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1900 में। पहली बार इसने इस विषय, हम सब लिखाएंगे बेटा, परेशान मत हो, जो बोलेंगे सब कुछ लिखाएंगे, पहले सुन लो। इसने पहली बार कहीं ना कहीं कहा कि इस तरह की कमेटी होनी चाहिए। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें भी बात कही गई कि लोक लेखा समिति होनी चाहिए। सही मायने में लोक लेखा समिति बनी 1923 में। लोक लेखा समिति का जो गठन किया गया वो गठन किया गया 1923 में। चलता रहा, गणतंत्र हो गए। तो गणतंत्र होने के बाद 26 जनवरी 1950 को भी हम लोगों ने लोक लेखा समिति को बनाए रखा। क्लियर है? लेकिन तब इसके सदस्यों की संख्या थी 15 और सब के सब सदस्य होते थे कहां से? लोकसभा से। फिर 1954 में इसकी संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई। 7 इसमें राज्यसभा से हो गए, 15 इसमें लोकसभा से हो गए। क्लियर है? अब इन समितियों में सदस्य कहां से आते हैं, माने कैसे चुने जाते हैं? तो कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के आधार पर सदस्यों का चुनाव होता है। तो मोटा मोटा ऐसे समझ लो
कि लोकसभा में या राज्यसभा में जो पार्टियों की स्थिति है सदस्यों की, किसी कितने सदस्य होंगे, किसी कितने सदस्य होंगे, सब बटा है ना, बस उसी को समझ लो छोटा कर दिया जाता है। उसी अनुपात में समितियों में भी सदस्य हो जाते हैं। जिस अनुपात में सदन में होते हैं उसी अनुपात में समितियों में भी सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करता है। जितनी वित्तीय समितियां हैं बेटा, सबके अध्यक्ष को कौन निर्वाचित करेगा? निर्वाचित क्या, मनोनीत करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर है? हाँ, अनुमान समिति में कहा जाता है कि अगर उपाध्यक्ष होगा तो वही अध्यक्ष होगा, यानी लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर उसमें सदस्य है तो वही अध्यक्षता करेगा। तो एक एक को बेटा थोड़ा लिख लेते हैं विस्तार से। हाँ, लिखे। अच्छा, एक बात समझ लो और, कि जो लोक लेखा समिति है ना बेटा, ये विरासत वाली समिति है। विरासत मतलब अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। बाकी कोई समिति विरासत की नहीं है, सब स्वतंत्र होने के बाद की घटना है। और ये कौन है बेटा? विरासत है, यानी अंग्रेजों के जमाने से था। थोड़ा लिख लो। सन 1895, सन 1800 क्या बेटा? 95 वेल्बी आयोग का गठन किया गया। वेल्बी, वकील वाला वह है ना, वेल्बी आयोग का गठन किया गया। लेकिन फिजूल खर्ची को रोकने के लिए, फिजूल खर्ची को रोकने के लिए इस समिति का गठन किया गया, जिसने सन 1900 में अपना प्रतिवेदन दिया। सन 1900 में अपना क्या बेटा? प्रतिवेदन दिया। यहीं से लोक लेखा समिति का सूत्रपात माना जाता है। मैंने कहीं ना कहीं इस तरह की समिति की सिफारिश उन्होंने की, इस तरह की समिति होनी चाहिए। हाँ, लिखें, यहीं से लोक लेखा समिति का सूत्रपात प्रारंभ माना जाता है। माने कहीं ना कहीं हम मनुष्यों के दिमाग में आया कि इस तरह की कोई समिति होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? लेकिन सब कुछ इतना जल्दी जल्दी कहां हो जाता है, बड़ा टाइम लगता है। अब सोचो 1900 और फिर 1919, यानी 1919 भारत शासन जो अधिनियम आया, उस अधिनियम में फिर लोक लेखा समिति जैसी एक संस्था की सिफारिश की गई, कैसी एक संस्था होनी चाहिए। सही मायने में बनी जाके 1923 में। लिख लें, सन 1919 में भारत शासन अधिनियम में पुनः इस प्रकार के समिति की सिफारिश की गई। पुनः इस प्रकार की समिति की क्या की गई बेटा? सिफारिश की गई, रिकमेंडेशन किया गया। थोड़ा तथ्यात्मक है बेटा, फैक्चुअल है, तो उसको भी जाने। क्लियर हुआ? तो 2 ठो मिला, तीसरा लिखो। 1923 में वास्तविक रूप से इस समिति का गठन कर दिया गया। 1923 में वास्तविक रूप से इस समिति का गठन कर दिया गया। क्लियर है बेटा? गणतंत्र होने के बाद 1950 में, गणतंत्र होने के उपरांत 1950 में इस समिति को बनाए रखा गया। प्रारंभ में इसके 15 सदस्य थे जो सभी लोकसभा से थे। प्रारंभ में इसके कितने बेटा? 15 सदस्य थे जो सभी कहां से थे? लोकसभा से थे। 1954 में, 1954 में, 1954 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर
22 कर दी गई। सदस्यों की संख्या बढ़ाकर क्या कर दी गई बेटा? 22 कर दी गई। ठीक है। हाँ। जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 कहां से बेटा? राज्यसभा से। 15 लोकसभा से और 7 कहां से बेटा? राज्यसभा से। हाँ। इसके सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत के अनुसार होता है। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत, ये नाम तो आ चुका है बेटा, के अनुसार होता है। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। एक बात दिमाग में रखना बेटा, जितनी वित्तीय समितियां हैं भले अस्थायी हैं, लेकिन इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष के बाद फिर बनाई जाएगी, फिर 1 वर्ष चलेगी, फिर बनाई जाएगी, तो है तो अस्थायी, लेकिन ये कि 1 वर्ष के लिए ही कार्यकाल इनका होता है। यानी जैसे दिमाग में आया कि 5 साल सरकार होती, कहीं 5 साल के लिए ना हो, ऐसा नहीं है। कितने के लिए बेटा? 1 वर्ष के लिए। इनका कार्यकाल कितना होता है बेटा? 1 वर्ष का होता है। लिखें, इसके अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। नामित किया जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इस समिति का काम क्या होता है बेटा? चर्चा तो बहुत पहले से हो रही है, थोड़ी बहुत डिटेल में भले न हुई हो। ये सीएजी के प्रतिवेदन की जांच करती है। इसका काम तभी शुरू होता है जब सीएजी अपना प्रतिवेदन देगा। और सीएजी प्रतिवेदन कब देगा? जब समाप्त हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, वित्त वर्ष समाप्त हो जाएगा तो सीएजी प्रतिवेदन देगा, और तब ये जिंदा हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि इनका भी जो नियंत्रण है, वो नियंत्रण कैसा है? धन खर्च होने के उपरांत छिद्रान्वेषण है। खाली यह देखना है कि कहां गड़बड़ हुई, हो गई तो हो गई, फांसी पे टांग देना, लेकिन गड़बड़ तो कर दिया, उसे ठीक नहीं कर सकते। यही परेशानी है ना पोस्टमार्टम में। कहा ना मैंने, पोस्टमार्टम की परेशानी तो यही होती है ना बेटा, कि जो क्षति हो गई उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हाँ, जिसने क्षति पहुंचाया है उसे दंडित जरूर कर सकते हैं। और मैंने कहा बायोप्सी में क्षति ही नहीं होने देते, उसी को ठीक करते हैं, है ना बेटा। चलें लिखें, लोक लेखा समिति सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के क्या बेटा? प्रतिवेदन की जांच करती है। अर्थात लोक लेखा समिति का कार्य तब प्रारंभ होता है, लिखो, अर्थात लोक लेखा समिति का कार्य तब प्रारंभ होता है जब सीएजी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देता है। सीएजी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देता है। इसके आगे वाला थोड़ा कॉमन हो जाएगा। जब आप सीएजी पढ़े थे ना, तो यहां का कुछ मामला, वहां का कुछ मामला अब कॉमन हो जाएगा। वो ये कि जब लोक लेखा समिति जांच कर रही होती है तो सीएजी इनको सपोर्ट कर रहा होता है, यानी मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक के रूप में इनको सहयोग करता है। रिपोर्ट कौन बनाता है? सीएजी। रिपोर्ट कौन पढ़ता है? लोक लेखा समिति।
लोक लेखा समिति विशेषज्ञों की निकाय तो नहीं है, माननीय लोग हैं। तो माननीय लोगों को हो सकता है पढ़ने में दिक्कत हो, कर भाई ये क्या लिखे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो सीएजी बताता है, इसका ये मतलब है कि सीएजी अपना प्रतिवेदन कैसा बनाता है। लिखाया था मैंने, विनियोजन लेखा, वित्त लेखा, संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखा लिखाया होगा। तो 3 प्रकार का लेखा बनाता है, एक विनियोजन लेखा बनाता है, एक वित्त लेखा बनाता है, एक संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखा बनाता है। लोक लेखा समिति के टारगेट पे होती है विनियोजन लेखा, क्योंकि इसी में पैसा रुपए का लेन देन होता है। लोक लेखा समिति क्या जांच करती है, यही देखती है कि पैसा जिनको दिया गया था पैसा उन्होंने खर्च किया, पैसा जितना दिया गया था उतना खर्च हुआ, जिन कार्यों के लिए दिया गया था उन्हीं कार्यों पे खर्च हुआ कि नहीं हुआ, इसी पे नजर बनाए रखते हैं। कोई वित्तीय अनियमितता तो नहीं की गई, इस पे भी ध्यान रखती है। क्लियर है बेटा, लिख लें। हाँ, ये लिख लिया, मार्गदर्शक के रूप में होता है बेटा। यहां तक हो गया, नहीं लिखा, याद रहेगा ना, तो भूलना मत। प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है, हो गया ना। अब लोक लेखा समिति जब जांच करती है तो सीएजी इनकी मदद करता है, सहयोग करता है, मार्गदर्शक होता है। क्लियर है, पथ प्रदर्शक होता है। क्लियर है, लिखे। लोक लेखा समिति इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि लोक लेखा समिति इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि डैश कर लो और कुछ पॉइंट बना बना के लिख लो। हाँ, लिखें, दिया गया धन, दिया गया धन क्या उसी प्राधिकारी द्वारा खर्च किए गए जिसको अधिकृत किया गया था। जिसको क्या किया गया था बेटा, अधिकृत किया गया था, जिसको बताया गया था ये खर्च करेंगे। क्लियर है। अगला पॉइंट नंबर 2, क्या धन निर्धारित मात्रा से अधिक तो नहीं खर्च कर दिया गया, माने जितना निर्धारित था उससे ज्यादा तो नहीं खर्च हुआ। क्या धन निर्धारित मात्रा से अधिक तो नहीं खर्च कर दिया गया। मतलब समझ पा रहे हो बेटा, जितना पैसा दिया गया था उतना ही खर्च किया कि नहीं। तीसरा, क्या धन उन्हीं कार्यों के लिए खर्च किया गया जिन कार्यों के लिए प्रदान किया गया था। जिन कार्यों के लिए क्या किया गया था बेटा, प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला लिखो बेटा, प्राक्कलन समिति। अगला क्या है बेटा, प्राक्कलन समिति, अनुमान समिति, मितव्ययिता समिति, जो भी चाहे। हाँ, लिखें, इस समिति का गठन 1950 में किया गया। प्रारंभ में इसके 25 सदस्य थे। प्रारंभ में इसके कितने बेटा, 25 सदस्य थे, जो सभी लोकसभा से थे। क्लियर है। 1956 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई बेटा, 30 कर दी गई, जो सभी लोकसभा से होंगे। जो सभी कहां से होंगे बेटा, लोकसभा से होंगे। क्लियर है। अच्छा, आगे लिखो,
बाकी चीज कॉमन है बेटा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से चुने जाएंगे। क्लियर है? और 1 वर्ष के लिए होगी। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य है तो उपाध्यक्ष ही इस समिति का अध्यक्ष होगा। क्लियर है? सामान्य रूप से परंपरा हम लोगों ने ये शुरू कर दिया है बेटा कि विपक्ष का कोई नेता यानी विपक्ष का कोई व्यक्ति ही इस समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। काहे के लिए? पारदर्शिता के लिए। क्लियर है बेटा? लिखें। हाँ, काम क्या है बेटा वो जरूरी है, माने इनका कार्य क्या है जरा लिख लें। कार्य हेडिंग बना लो, कार्य क्या है। तो पीएससी का काम तो समझ में आ गया बेटा, बोले इनका क्या काम है? अनुमान समिति का क्या काम होगा? जी बेटा, नहीं बजट थोड़ी ये बनाएंगे, बजट ये बनाने लगेंगे तो फिर सरकार काहे के लिए है? नहीं, नाम क्या है इसका? अनुमान समिति। एक नाम और मैंने बोल दिया था, मितव्ययिता समिति। तो इनका क्या काम है, ध्यान से सुनो। इनका काम यह है कि सरकार जो नीति बनाती है वो सरकार की जिम्मेदारी है, नीति कोई और नहीं बना सकता। नीति कौन बनाएगा बेटा? सरकार बनाएगी। लेकिन उन नीतियों में जो पैसा खर्च होगा उस खर्च के वैकल्पिक रास्तों को सुझाव देती है कि ऐसे अगर यह काम होगा तो कुछ पैसा बच जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? नीति के विषय में कोई सुझाव नहीं देंगे क्योंकि नीति सरकार बनाएगी। समिति अगर नीति बनाने लगे तो फिर तो यही सरकार हो जाएंगे। बोल नहीं रहे? तो योजनाएं या पॉलिसी या नीति कौन बनाएगा बेटा? सरकार बनाएगी। इनका काम बस इतना सा है कि उस नीति को पूरा करने के लिए कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे कि पैसा कम खर्च हो। क्लियर है? लिख लें। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के परिपालन के लिए, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के परिपालन के लिए ऐसा सुझाव देना जिससे मितव्ययिता लाई जा सके, जिससे क्या बेटा? मितव्ययिता लाई जा सके। क्लियर है? माने मितव्ययी बनाया जा सके पैसे। देखो जैसे सरकार ने कहा कि हमको सड़क बनानी है ना, तो ये विरोध नहीं कर सकते कि सड़क नहीं बनानी है। बस ये बताएंगे कि सड़क अगर ऐसे बनाई जाए तो कम पैसे में ये काम हो जाएगा। रास्ता खाली बताएंगे, ये नहीं कहेंगे सड़क काहे बना रहे हो भाई, खड़ंजा लगा दो। ये नहीं कर सकते। क्लियर है? अगला, बजट के स्वरूप पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। सॉरी सेंटेंस ठीक करो। बजट प्रस्तुत करने के स्वरूप पर, बजट प्रस्तुत करने के स्वरूप पर अपना प्रतिवेदन देते हैं। मतलब अरे बजट तो बजट है बेटा, है ना। अब यही बवाल होगा थोड़ा उसको समझने की कोशिश करिए। बजट प्रस्तुत करने का क्या तरीका होता है? बजट तो यही है, कोई मांगेगा कोई देगा। भाई बजट का तो यही मामला है ना, डिमांड की जाएगी और डिमांड की पूर्ति की जाएगी। और कहा जाता है कि नहीं ये समिति बताएगी कि बजट कैसे प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत तो सरकार ही करेगी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बजट कई प्रकार का होता है। शायद प्रस्तुतिकरण के आधार पे बजट कई प्रकार के होते हैं। और ये आपसे पूछा गया है, शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? उपलब्धि बजट किसे कहते हैं? परंपरागत बजट किसे कहते हैं? परिणाम उन्मुखी बजट किसे कहते हैं? यही साहब लोग बताते हैं कि बजट ऐसे नहीं, बजट ऐसे प्रस्तुत किया जाए तो अच्छा रहेगा। प्रस्तुत तो आप ही करेंगे, तरीका ये नहीं ये रखा जाए तो अच्छा होगा। इसीलिए समिति बहुत काम करती है। तो इन बजट पे थोड़ा सा बात कर लें बेटा। अच्छा, जीरो बेस बजट पे कोई बोल रहा था कुछ?
कुछ आप बता रहे थे बेटा, बोलो। क्या सुनिए मान ले, हैं? ठीक है, बोल सही रहे हो। योजना के लिए कोई योजना है, उसके लिए सब बजट अनुमान लगाकर किया जाए, शून्य बजट का जैसे कोई योजना शुरू करनी है तो जनता के लाभ के लिए ऐसे बजट शुरू शून्य बजट का कहानी मत गढ़ो मित्र, ठीक है, चलो हम बताते हैं आपको। थोड़ा थोड़ा सब पे बात करेंगे, लिखाएंगे नहीं, है ना, सुन लेना, हो जाएगा। लाइन आइटम बजट एक बजट होता था जिसको हम लोग कहते थे परंपरागत बजट। इसका जो नाम है वो क्या है बेटा, लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, और जो लिख सकेंगे लिख लेंगे, बाकी हम लिखाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा इलाका अब दूसरा हो गया है। चूंकि ये अनुमान समिति का नाम आ गया, तो ये बजट के स्वरूप को बताती है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि बजट के स्वरूप पे हम आपसे बात कर लें। तो एक को कहते हैं क्या बेटा, लाइन आइटम बजट। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, परंपरागत बजट। आइटम नहीं सुने हो? अरे आइटम शब्द नहीं सुना है? आम बोलचाल आम बोलचाल में तो खूब प्रयोग होता है। तो लाइन आइटम बजट ये परंपरागत बजट हुआ करता था, लेकिन ये होता क्या था वो जरा समझो। कभी जनरल स्टोर की दुकान पे महीने भर का जब तेल मसाला राशन खरीदने जाते हैं लोग, तो क्या करते हैं, इतना लंबा सा पर्चा बनाते हैं ना, धनिया, मिर्चा, फलाना, धमाका, सब एक लिस्ट बनाते हैं। बोल नहीं रहे हो? फिर ले जाके वो जनरल स्टोर वाले दुकान को दे देते हैं, है ना। वो कहता है कि 1 घंटे बाद आइए, क्योंकि बवाल ज्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो फिर वो क्या करता है कि सब सामान निकाल के कार्टून वार्टून में पैक करके रख लेता है, साहब आएंगे तो देंगे, और फिर वो एक पर्चा पकड़ाता है साहब को। देखा है ना। बजट का नहीं, बजट का नहीं, अभी बजट पे मत आओ, पहले समझने की कोशिश करो। जैसे आप क्या करोगे और वो क्या करेगा, जरा ध्यान से देखना। बस यही है बेटा लाइन आइटम बजट, उससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं आपको बताने का। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे 10-12 चीज आपने लिख के दिया, तो आपने लिखा चीनी, अब जो भी मात्रा हो, आपने दिया चाय की पत्ती, है ना, जो भी मात्रा हो, धनिया, मिर्चा, है ना, ऐसे ऐसे सब लिख देते हो। अब वो आप उसको लिख के दोगे ना, अब वो भी लिखेगा चीनी 100 रुपया, मात्रा भी लिखेगा और कितने की चीनी हुई वो भी लिखेगा। चाय की पत्ती भाई चलो 70 रुपया, धनिया हो गई मान लो 26 रुपया, मिर्चा हो गया मान लो 12 रुपया, है ना। फिर वो ऐसे खींचेगा, ठीक है, और फिर वो लिखेगा 8 और 0 और 2, और आपको कहेगा साहब 208, और साहब कहेंगे 200। अरे नहीं समझ पा रहे, 8 किसी हालत में नहीं देंगे। अरे आपने नोटिस किया होगा कि 208 अगर हुआ ना, तो 208 तो नहीं मिलना है, वो दुकान वाले को भी पता है, और जिसको पैसा देना उसको बताओ, कह रहे 200 लीजिए, कहाँ 208। वो तैयार भी रहता है मानसिक रूप से कि चलो भाई 200 दे देंगे, कोई बात नहीं। अब एक चीज बताओ, 8 रुपया आपने कम कर दिया, पेमेंट करते आप टोटल में कम कर देते हो, एक एक चीज पे नहीं कम करते हो। हम तो टोटल में कहेंगे कि 208 नहीं देंगे, 200 देंगे। वो पलट के पूछेगा 8 रुपया किसमें कम माने, नहीं वो पूछता नहीं है। लेकिन मान लो आपसे पूछ ले कि भैया जी 8 रुपया कम तो दे रहे हो, तो चीनी में कम माने कि चाय की पत्ती में कम माने, किसमें 8 रुपया एडजस्ट करें,
आप कहते हो भाड़ में जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं, कहाँ एडजस्ट करना है, देंगे नहीं हम 8 रुपया, सीधी सी बात है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, किसी न किसी के ऊपर तो इसका असर हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो कम हो जाएगा, बोल नहीं रहे हैं। लेकिन कस्टमर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि चीनी में घटाओगे कि चाय की पत्ती में घटाओगे, जहां तुमको ठीक लगे वहां घटा लो, देंगे नहीं। यही है लाइन आइटम बजट। कहेंगे वो जनरल स्टोर वाली दुकान ना ना, अब जरा समझो, लाइन आइटम बजट में भी ऐसा ही होता था कि एक तरफ कहां कहां पैसा चाहिए ऐसे ही, और एक तरफ कितना चाहिए। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे ये पर्ची बनी थी ना, विभाग भी ऐसे ही बजट प्रस्तुत करते थे, यानी अपनी मांग रखते थे कि फलाना चीज के लिए इतना रुपया, ढेमाका चीज के लिए इतना रुपया, और इस चीज के लिए इतना रुपया, फिर लास्ट में वो लिखते थे टोटल, ऐसे ही। क्लियर है? और टोटल में जैसे मान लो लिख दिया 12,000 कुछ भी 120, कुछ ऐसा लिख दिया, मान लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,00,120 मान लो लिख दिया। तो ये सब जोड़ के ना आया होगा, वित्त मंत्रालय कहेगा 12,00,120 नहीं, तो 120 का झटका तो कहीं ना कहीं लगेगा ना। वित्त मंत्रालय कहेगा हमसे नहीं कोई लेना देना, लेकिन सब आइटम जोड़ के ना इतना हुआ होगा, और 120 रुपया अगर आप कम दे रहे हो तो इसका असर कहीं ना कहीं किसी न किसी काम पे तो पड़ेगा ना। सरकार कहती है हमसे नहीं लेना देना, कहां असर पड़ेगा, देंगे नहीं 120, इतना ही देंगे। तो पहले ये जो बजट होता था उसका क्या उद्देश्य होता था? सरकार अपने पैसे को बचा लेना चाहती थी। अरे भाई आप काहे 200 दे रहे हो, 8 रुपया अपना बचा लेना चाहते हो ना, तो सरकार भी विभागों को 12 लाख देगी, 120 उनकी डिमांड को रिजेक्ट कर देगी, कहा ये नहीं मिलेगा आपको। तो इस बजट का क्या उद्देश्य होता था? इस बजट का उद्देश्य होता था कि सरकार ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा बचा लेना चाहती थी। अब काम तो कोई ना कोई प्रभावित होगा ना। घर पे खोले, धनिया खराब निकल गई, भागे भागे गए दुकान पे, खराब धनिया दे दिया, 8 रुपया वहीं मान लो। तो एक बात मुझे बताओ, 120 रुपया जब नहीं दोगे तो इसका असर किसी न किसी काम पे तो पड़ेगा ही ना, काम खराब होगा। सरकार कहती खराब हो जाए चलेगा, देंगे नहीं पैसा। तो इस बजट का क्या उद्देश्य होता था? ज्यादा से ज्यादा सरकारी धन का बचा कर। लेकिन ध्यान रखना, इस समय पूरी दुनिया में लाइन आइटम बजट कहीं नहीं है, अब नहीं लागू होता, खत्म कर दिया। क्लियर है? समझ पाए होंगे मुझे लगता है। अब अगला है बेटा परफॉर्मेंस बजट, जिसको हम लोग कहते हैं उपलब्धि बजट। थोड़ा इसका इतिहास सुन लो। उपलब्धि बजट की जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका से हुई थी, यानी ये बजट की जो प्रणाली शुरू हुई कहां से हुई बेटा? यूएसए से शुरू हुई 1949 में। वहां एक आयोग आया था जिसका नाम था हुवर कमेटी। उसने पहली बार रिकमेंड किया कि बजट परफॉर्मेंस बजट होना चाहिए। भारत में पॉल एच एपल्बी आयोग बना था 1953 में। उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई हाँ, बजट जो होना चाहिए परफॉर्मेंस होना चाहिए। क्लियर है? 1968 में हमारे यहाँ एक आयोग बना जिसका नाम था प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी। उसने भी कहा कि बजट परफॉर्मेंस होना चाहिए, और 1968 से भारत में परफॉर्मेंस बजट लागू हो गया, माने शुरुआत हो गई, प्रारंभ हो गया, फुल फ्लेज में लागू किया गया 78 में। ये तो इसका इतिहास है। फिर से सुन लो, इस बजट प्रणाली का विकास भारत ने नहीं किया, अमेरिका ने किया। क्लियर है? कब किया बेटा? 49 में एक कमेटी आई थी, हुवर कमेटी, जिसने इसको बनाया। भारत में चहल पहल मची 1953 में, जब पॉल एच एपल्बी ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि भारत के बजट में भी परफॉर्मेंस बजट होना चाहिए। और भारत में इतना जल्दी थोड़ी है कि आपका तो होना चाहिए वो हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है, बड़े आयोग बनते हैं, दुनिया भर का ड्रामा होता रहता है। तो ड्रामा हुआ, 53 में कहा गया और 68 में जाके हुआ। यानी पहली बार भारत में परफॉर्मेंस बजट कब लागू हुआ? 68 में लागू हुआ। क्लियर है बेटा? ये तो थोड़ा उसका इतिहास है। लेकिन ये होता क्या है बेटा?
परफॉर्मेंस बजट क्या होता है वो थोड़ा समझ लें। इसमें क्या है, काम गिना दो, पैसा लिख दो, टोटल में से कुछ काट लेंगे, टोटल पूरा नहीं देंगे, ये ना उद्देश्य है। और हर कोई तो यही करता है। आप दुकान पे जाते हो, ढेर सारा सामान लेते हो, टोटल बताता है तो एक एक पे कम भले ना कराएं तो कोशिश करते हैं टोटल में ही कुछ कम कर दे भाई, तो सरकार पैसा बचाने के लिए करती है। परफॉर्मेंस बजट ये कहती है, सरकार ये कहती है विभागों से, पहले काम बताओ, काम क्या करना है। क्लियर है? नहीं समझ पा रहे हो? इसमें काम वाम नहीं पूछा जाता, काम तो लिखा ही है, पैसा दे रहे हैं, काम ही ना होगा, कितना होगा नहीं होगा वो बहुत जांच पड़ताल का विषय नहीं है। परफॉर्मेंस बजट में सबसे पहले कहा जाता है कि करना क्या है वो बताइए, पहले लक्ष्य बताइए क्या है, टारगेट आपका क्या है, अब बताइए उस टारगेट को पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए। नहीं समझ पा रहे हो? सबसे पहले क्या टारगेट किया जाएगा बेटा, कि आपको क्या करना है, पहले अपना लक्ष्य बताइए। ध्यान से सुनो, परफॉर्मेंस बजट में सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण होता है बेटा, लक्ष्य। लक्ष्य को हम लोग कहते हैं क्या बेटा, एंड। एंड को कहते हैं गोल भी कहते हैं, है ना। लक्ष्य माने कोई काम, लक्ष्य माने क्या, विभाग कोई काम बताएगा। जैसे मान लो स्वास्थ्य विभाग को बताना है तो ये बताएगा कि इतना पैसा दे दीजिए, पूरे आजमगढ़ में सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लग जाएगा, या इतना पैसा दे दीजिए महामारी नहीं होगी, या इतना पैसा दे दीजिए फलाना काम कर लेंगे, कोई काम बताना पड़ेगा। तो आपने क्या बताया बेटा, काम। अब सरकार ये पूछेगी कि ये काम आपको करना है, तो विभाग कहता है जी। अब सरकार पूछेगी इस काम को करने के लिए कितना पैसा चाहिए, लेकिन अनाप शनाप नहीं, जो उचित होगा वो बताइए, नहीं तो हम उचित करेंगे। तो मिनिमम जिससे वो काम हो सके वो पैसा आपको बताना होगा। क्लियर है बेटा? तो वो क्या बताएंगे, लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन बताएंगे, कितना पैसा दे दीजिए तो जो हम लक्ष्य बनाए हैं वो हो जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, विभाग जब पैसा खर्च कर लेगा तो अब उसे तो दो प्रश्न पूछा जाएगा। धन खर्च हुआ जी, जिस कार्य के लिए किया गया था उसी कार्य पे हुआ जी, वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ। तो कार्य मैंने कहा था ना कि काम होना चाहिए, उस कार्य को करने के लिए कितना पैसा चाहिए कम से कम वो बताइए। और जब पैसा हमने दे दिया तो कॉलर पकड़ के पूछेंगे काम काहे नहीं हुआ, बोल नहीं रहे बेटा। तो यहाँ पे क्या जरूरी है, परफॉर्मेंस, उपलब्धि, यानी आपकी उपलब्धि होनी चाहिए। और यहाँ पे इसमें धनिया खराब निकल गई तो पूछ पाओगे, निकल गई तो निकल गई, पैसा भी तो कम दिए थे। समझ पा रहे हैं? यहां बोल पाएंगे आप। तुमने लक्ष्य बताया था और तुमने ये कहा था कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, हमने उतना पैसा दिया, तो काम क्यों नहीं हुआ। तो आजकल जो बजट है बेटा वो परफॉर्मेंस बजट है। क्लियर है? तो अब दो प्रश्न पूछा जाता है, पैसा खर्च हो गया जी, वहीं कहेंगे जी काम हुआ, तो काम भी पूछा जाता है। इसमें काम नहीं पूछा जाता, इसमें ये पूछा जाता था कि धनिया आ गई, आ गई, कैसी धनिया आई, जैसी आई, कोई लेना देना नहीं, इसमें क्वालिटेटिव वर्क होना चाहिए। क्लियर है बेटा? चलो ये तो क्लियर हुआ। अब जीरो बेस बजट, शून्य आधारित बजट, इसको ZBB कहते हैं। तो घर पे पढ़ने की कोशिश नहीं कि हम तो काफी पहले बोल दिए थे, थोड़ा देख लेना, मिला ही नहीं कहीं, नहीं ना, गूगल पे बोला, अरे हर जगह आप पास तो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, खाली झूठ बोलते हो कि कोशिश की है मिला ही नहीं, हर जगह उपलब्ध है। हम बता रहे हैं बेटा, ठीक नहीं बता पा रहे हैं आप, उसकी समझ नहीं ठीक बता पा रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना नहीं है ये। जैसे एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक बच्चा इलाहाबाद में पढ़ता है तो अपने पिता से पैसा मांगता है, जाहिर सी बात और किससे मांगेगा। तो पिताजी उसको 5,000 रुपये महीना देते थे। साल बदल गया, 2023 आ गया, वो 2-3 साल पहले से है,
तो 2023 आ गया, उसने कहा अरे पापा समझ में महंगाई बहुत बढ़ गई है, दूध दूध सब कुछ महंगा हो गया है, काफी होती है, 5,000 में तो काम नहीं चलेगा। पिछले साल आप देते थे ना, 2 साल पहले ना 5,000 देते थे, तो अब बढ़ा दीजिए। कितना? 6,000। ठीक। फिर अगले साल कहा कि अरे पापा पिछले साल 6,000 दिए थे ना। अरे स्वाभाविक है भाई कि पिछले साल अगर आपने 6,000 दिया था तो इस साल 6,000 में तो कोई दाग होना नहीं चाहिए, कुछ बढ़ा लो तो अच्छा रहेगा, महंगाई महंगाई आ गई है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, वो हर साल पैसा मांगते समय पिछले साल का हवाला देगा। नहीं समझ पा रहे हो? वो जब हर अगले साल कहेगा पापा हमको इतना पैसा चाहिए इस साल, तो पिछले साल का हवाला देगा कि पापा पिछले साल आप इतना देते थे हमको। क्लियर है? अब पापा है कि हर साल बढ़ा बढ़ा के दिए जा रहे हैं। अच्छा, वो पैसा खर्च करने के लिए है वहां पे, कुछ करने के लिए है ना, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे, वो हर साल बढ़ा बढ़ा के मांगते रहेंगे, 10 साल तक पड़े हुए हो। एक बार पापा ने कहा कि बेटा आपको वापस क्यों ना बुला लिया जाए, बढ़ा रहे हो तो ठीक ही है, 6 से 7, 7 से 8, और एक बार कहा कि पापा अब तो महंगाई वही थोड़ी बढ़ गई है, बढ़ा दो ना, 9,000 कर दो। पापा ने कहा बेटा हम तो ये सोच रहे हैं कि आपको क्यों ना वापस बुला लिया जाए। तो छटपटाएंगे ना बहुत जोर से, अरे ना 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 ना। तो बताइए कि आपको वापस क्यों ना बुलाया जाए, कारण बताइए मुझे, वजह बताइए मुझे। पिछले साल क्या दिया, क्या लिया, भूल जाओ। अब बताओ तुमको पैसा क्यों चाहिए, और मेरा तो इरादा यह है कि तुमको एक पैसा ना दिया जाए। समझ पा रहे हो? तो अब क्या कहेंगे, वो छटपटाएंगे ना, कहेंगे अरे ना 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 पापा बड़ा जरूरी है, इस बार तो मेंस वेंस हो ही गया था, अब की बार इंटरव्यू भी हो जाएगा, तो चलो ठीक है भाई, जस्टिफाई करो पापा को। जस्टिफाई कर रहे हैं आप कि आप देख लीजिए पिछले 2 साल का हमारा रिकॉर्ड, इस साल हम अच्छा कर लेंगे। अब पापा कहेंगे ठीक है बेटा आपको हम रोकेंगे फिर, लेकिन जो खर्चा आपका हो रहा है ना, एक बार फिर से प्रमाणित करिए, हमारे सामने बताइए। हाँ, कि जो 9,000 चाहिए वो कहां कहां खर्चा होगा, जरा फिर से मुझे बताइए। बढ़ेगा घटेगा बात की बात, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम 9,000 मांग रहे हो इस साल, ये 9,000 पैसा तुम्हारा कहां कहां खर्चा होगा। तो बता रहे हैं कि 5,000 पापा किराए में चला जाएगा, लिख लो भाई, 5,000 किराए में चला जाएगा, वेरी गुड। इतना खाने में चला जाएगा, इतना धमाका में चला जाएगा, इतना कॉपी किताब में चला जाएगा, और वो लिखे हैं 1,000 रुपया अन्य खर्चा। पापा ने कहा ये क्या है, कहा ये अन्य है। अरे अन्य का कुछ नाम होता है, और नाम ऐसा ऐसा की बता ही नहीं सकते, है ना। पापा ने कहा अन्य गायब होगा, 1,000 माइनस, तो चले थे 9,000 कराने, हो गया 7,000, है ना बेटा। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत इजी है बेटा, बहुत आसान है। एक्चुअली में विभाग भी यही ड्रामा करते हैं, विभाग 3 साल का आंकड़ा देते हैं सरकार, जब वो धन की मांग करते हैं ना तो उनके आंकड़े 3 साल के होते हैं। एक वित्तीय वर्ष जो बीत गया, पूरा पूरा जो बीत चुका है, एक जो चल रहा है, एक अगले का मांग रहे हैं। अरे नहीं समझ पा रहे हो भाई, एक वित्तीय वर्ष पूरा हो गया होगा, एक तो चल रहा होगा, और अगले की तो मांग होगी ना, अगले साल में हमको इतना चाहिए, तो 3 साल का आंकड़ा देते हैं। नहीं समझ पा रहे हो, चलो हम उदाहरण से बताते हैं। जैसे मान लो कि अभी जो बजट आ रहा है 23-24 का, अभी जो बजट आया वो किसका आया, 23-24 का। तो 23-24 तो अभी बेटा खर्च होगा ना, जिसका बजट बनाया होगा ना। जब 23-24 का बजट प्रस्तुत किया गया होगा सदन में फरवरी में, तो इसमें 3 डेटा था, एक 22-23 में, भाई 22-23 में जब चल रहा होगा तभी नहीं बजट आया होगा। अरे जो वर्ष चल रहा होता है उसी समय बजट आता है अगले साल के लिए। तो 22-23 जो रनिंग ईयर था उसी में 23-24 का बजट आया होगा, बोल नहीं रहे। अरे अभी कहां वित्तीय वर्ष खत्म हुआ, अभी तो मार्च में खत्म होगा ना, 31 मार्च में। तो ये तो चल रहा है अभी वित्तीय वर्ष, और इसका पैसा मांग लिया आपने।
ये पूरा पूरा खर्च हो चुका है, ये अभी खर्चा चल रहा है और ये खर्चा अभी होगा। ये 30 साल का आंकड़ा कह दिए, क्या जरूरत है बताने की? तो वजह है इसकी 12,000, 14,000। तो समझदार हैं आप। तो ये सरकार को दिखाते हैं कि देखिए आप समझदार हैं ना, इतना दिया था फिर इतना दिया था, तो फिर थोड़ा बढ़ा लो। स्वाभाविक सी बात है, सरकार ये कहती है कि भाड़ में जाओ, और तुम ये मान के चलो कि पिछले साल आपको 0 दिया था, कुछ नहीं दिया था। अब बताओ तुमको क्यों चाहिए? तो पिछले साल का हवाला मत बताओ, पिछले साल जो हमने दिया था उसको हम 0 मान लेते हैं, नाम मत लेना उसका। अब तुम ये बताओ कि तुमको इस साल जो पैसा चाहिए क्यों चाहिए, एक एक खर्च को बताइए, हम देखेंगे उचित है कि नहीं। इसको कहते हैं जीरो बेस बजट, यानी जो पिछले वर्ष का बेस है, आधार है, उसको 0 मान लेंगे। ये नहीं कि 6,000 था तो 7,000 कर दीजिए, 7,000 था तो 8,000 कर दीजिए, नहीं नहीं, कुछ नहीं कर देंगे। पिछले साल का नाम मत लेना। अब तुमको जितना चाहिए वो बोलो, ये कह के मत मांगो कि पिछले साल इतना दिया था। तुमको जितना चाहिए वो बोलो और एक एक खर्चे को जस्टिफाई करो। ये क्यों करती है सरकार? सिर्फ इसलिए करती है ना बेटा कि कुछ गैर जरूरी खर्चे लगातार चलते रहते हैं, ये अन्य खर्चा फिर चला होता है ना, अन्य खर्चा बंद हो गया, पकड़ में आ गया। तो सरकार जब अनावश्यक खर्चों को रोकना चाहती है तो शून्य आधारित बजट लगाती है, विभाग कहते हर खर्चे को फिर से बताओ, और उसमें कोई अगर अनावश्यक खर्चा उनको दिख गया तो उसको बाहर कर देते हैं। ये नहीं चलेगा, बंद करो इसको। समझ पा रहे हैं बेटा? तो अच्छा है ना, अन्य खर्चा रोकने का तरीका है। ठीक। कहां से शुरू हुआ? हाँ, जब कुछ न समझ में आए तो अमेरिका। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल अमेरिका से ही शुरू हुआ, और ये शुरू हुआ 1969 में। और पीटर एम पियर एक व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी थी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, उसमें उन्होंने शुरू किया, यानी पहले निजी कंपनी से शुरुआत हुई। फिर 1973 में अमेरिका में एक प्रांत है जॉर्जिया, स्टेट है, तो जॉर्जिया के गवर्नर थे जिमी कार्टर, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी हुए। तो जिमी कार्टर ने जॉर्जिया प्रांत में लागू किया इसको, फिर ये पूरे अमेरिका में लागू हुआ और भारत में भी घूमते घामते आ ही गया। क्लियर है बेटा? ध्यान रखना, भारत में राजस्थान पहला राज्य बना जिसका 1995 का बजट पूरी तरह से शून्य आधारित बजट था। उसने विभागों को कह दिया नाम मत लेना पिछले साल का, अब आपको जो पैसा चाहिए वो बताओ और एक एक खर्चे को मेरे सामने डिटेल में बताओ कि क्यों चाहिए। जब इसमें जानते हो क्या पूछते हैं सरकार जब आप कोई खर्चे का नाम लेके बोलोगे कि ये पैसा चाहिए जीरो बेस बजट पे, सरकार पहला प्रश्न पूछती है कि खर्चा बंद न क्यों कर दिया जाए, यानी ये पैसा जो आप मांग रहे हैं इसको क्यों ना समाप्त कर दिया जाए। अब आप बताइए कि कहाँ दिया जाए आपको। हर खर्चे को ऐसे जस्टिफाई करते हैं, और उसमें कोई ऐसा खर्चा होता है जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, उसे काट दिया जाता है, खत्म। क्लियर हुआ? लिखो। अब इसमें कुछ बोल दिए तारीख वारीख बेटा, पता नहीं याद रहेगी कि नहीं रहेगी, तो कंफ्यूजन, भूल जाओगे, लिखोगे। अब बताओ, बंद करिए भाई, समाप्त करिए, कल बात करेंगे बेटा, टाइम ओवर हो रहा है। कल आइए, कल बात कर, कल नहीं, कल तो शायद कुछ और क्लास है ना बेटा, कल सैटरडे है ना, तो शायद इथिक्स वगैरह की क्लास। बंद करिए।